सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म 1 सेशन 2021-22 देखेंगे और साइंस में भी हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अलग से वीडियो आएगी बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए, ठीक है, अलग अलग वीडियो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हम केमिस्ट्री के वाले ही सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सोशल साइंस के सैम्पल पेपर की वीडियो डाल दी है, उसे भी आप देखना चाहो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, यानी यही पैटर्न रहेगा आपके एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का, उसका यही पैटर्न यही फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन थोड़ा हम देख लें तो पेपर के अंदर 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से कोई से 20 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 24 में से कोई से 20 करने हैं। सेक्शन बी में भी 24 होंगे जिनमें से एनी 20 आपको करने हैं। इसी तरह सी में 12 क्वेश्चन होंगे, कोई से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। सारे ही क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 20 और 10 हमारे 50 हो गए। तो जैसा कि मैंने सोशल साइंस वाले में भी बताया था कि 50 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन सोशल साइंस वाले में लिखा हुआ था और बाकी आपका जो सिलेबस था वहाँ भी ये चीज़ मेंशन थी कि जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा फर्स्ट टर्म का वो 40 मार्क्स का होगा, तो हम वही मान के चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, इसका मतलब पर क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेक्शन ए से स्टार्ट होगा और इसके अंदर 24 क्वेश्चन हैं, कोई से 20 करने हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन वुड बी एवेलुएटेड। इस चीज़ को मैंने सोशल साइंस वाले सैम्पल पेपर में अच्छे से समझाई थी एग्जाम्पल से कि इसका मतलब क्या है। शॉर्ट में यहाँ बताऊँ कि आपको देखो 24 में से 20 ही करने हैं। इन केस अगर ज़्यादा कर दे रहे हो, 21 कर दे रहे हो, 22 कर दे रहे हो, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दे रहे हो, कोई से भी आपको 20 करने हैं, चाहे शुरू के कर लो, लास्ट के कर लो, बीच से कहीं से भी, कोई से 4 आपको छोड़ देने हैं। लेकिन अगर आप 20 से ज़्यादा कर रहे हो तो उस केस में जो फर्स्ट 20 अटेम्प्ट वाले होंगे ना वही काउंट होंगे, ठीक है। डिटेल के लिए आप वाली वीडियो देख लेना, सोशल साइंस के सैम्पल पेपर में मैंने बताया है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, उसने लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया बीकर में और ऐड किया लगभग 4 ml पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। उसे क्या ऑब्जर्व होगा। तो देखो अभी मैंने 8-9 दिन पहले जो सैम्पल पेपर अपलोड किया था वो खुद से मैंने डिज़ाइन किया था, तो वहाँ भी जो पहला क्वेश्चन था वो यही था। वहाँ पर ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, आप देख सकते हो, उसकी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ सामने लगा दिया है। तो पहला ही क्वेश्चन वो यही था और वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था। देखो जो वाई लिखा है इसका मतलब मैंने बताया था कि ये येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है वो बनेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और मेरे वाले सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन मैच कर गया। तो वो वाली भी आप वीडियो देख लेना, आपको हेल्प ही होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, बाकी टाइप सारे वही हैं। यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट MCQ बेस्ड, असर्शन, रीजन और केस स्टडी मिलेंगे, मेरे वाली सैम्पल पेपर में मिलेंगे, ठीक है। बस थोड़ा यहाँ से वहाँ मैंने 1 मार्क्स का बनाया है, यहाँ पर 0.8 मार्क्स का है, वहाँ क्वेश्चन कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उसे कर लोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हम मिला रहे हैं, यानी लेड नाइट्रेट आपका होता है PbNO3 होल ट्वाइस और आपका पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। इसको मिलाकर क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनता है यानी PbI2 बनता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 बनता है। तो इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा है, यहाँ पर मतलब से पूछा रहा है क्या बनेगा। तो सोल्यूशन टर्न रेड, नहीं ऐसा नहीं होगा। और येलो प्रेसिपिटेट्स व फॉर्म, हाँ ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो आपका PbI2 है ना, यही आपका येलो प्रेसिपिटेट है जो कि फॉर्म होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है गैस है इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो बर्निंग ऑफ गैस है विद पॉप साउंड। तो ये सारा सेटअप आपने देखा होगा कि इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली देखो हम क्या ले रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक क्या है, मेटल है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो भाई आपने ये पढ़ा होगा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ कौन सी गैस होगी, बी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्योंकि हमारा मेटल क्या है, यहाँ पर जिंक है और एसिड हमने H2SO4 लिया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या बात हो रही है, मेटल और डाइल्यूट HCl, यानी बात ये हो रही है कि मेटल इधर से आ रहा है, इधर से डाइल्यूट HCl आ रहा है, ये मिक्स होके यानी मिलेगा। ये फ्लो डायग्राम हिसाब से दिया है। तो क्या बनाएगा, हमारा 2 चीज़ें बनाएगा, एक तो उस मेटल की सॉल्ट बनाएगा और गैस बनाएगा, ठीक है। ये सिंपल से आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने बताया। देखो मेटल
और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम HCl लिए हैं, तो कह रहा है कि हमारा जो मेटल है, मेटल की सॉल्ट बनेगी और एक गैस रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन कब कंडक्ट होगी ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, ये हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, यानी यहाँ पर अलग अलग मेटल्स लेकर ये बात की जा रही है कि किसमें गैस इवॉल्व होगी, किसमें नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मेटल हम लेंगे वो मेटल अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी ज़्यादा पावरफुल होगा कह सकते हो, तभी इस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह बैठ पाएगा। ठीक है, यानी मेटल अगर पावरफुल है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह बैठ जाएगा, यानी MCl बन जाएगा या Cl2 जैसे भी मेटल होगा, और गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ आपका खेल शुरू होगा रिएक्टिविटी सीरीज का। तो ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव हैं, देखो लीस्ट रिएक्टिव वाले वो हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो कॉपर क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, यानी हाइड्रोजन से कम पावरफुल है, यानी हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा। और ये रिएक्शन हमारी तब होगी जब हाइड्रोजन को हटा के मेटल उसकी जगह बैठ जाएगा, तभी सॉल्ट और गैस निकलेगी। तो यानी कॉपर मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए गैस भी नहीं निकल पाएगी। तो पहले वाली बात तो गलत हो गई। दूसरा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी, गैस इवॉल्व हो जाएगी, बात सही है ये वाली। मैग्नीशियम की बात करें, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन हो जाएगी, गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ नो लिखा है तो मतलब ये बात गलत है। यस होती तब ये वाला स्टेटमेंट सही होता। तो ये बात भी हमारी गलत है। और जिंक क्या है, जिंक भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको हटा के रिएक्शन करा देगा और गैस भी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी सही है। सेकेंड और फोर्थ किस में सही हो रहे हैं हमारे, ये डी वाला ऑप्शन। अब फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंसिंग के बारे में पूछा है, कौन सा बैलेंस है, एक एक एटम हम चेक कर लेंगे। ठीक है, पहले ऑप्शन में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा आयरन है, इसके एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम है, यानी ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, ये तो गलत हो गई, एटम्स दोनों साइड बराबर होने चाहिए बैलेंस के लिए। यहाँ 3 आयरन है और यहाँ Fe3, यहाँ 3 आयरन है, बात सही है। हाइड्रोजन कितना है, 2 और पीछे 4, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है और यहाँ 4 2 8, यहाँ 8 है। ऑक्सीजन यहाँ देखो O है, पीछे 4 लगा, यानी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ O4 है। तो मतलब ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यही हमारी करेक्ट बैलेंस इक्वेशन है। फिफ्थ वाले में हमसे क्या पूछ रहा है, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है जो ये शो कर रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। एसिड और अल्कली मिलते हैं, यानी एसिड और बेस मिलते हैं। अल्कली क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी बेस ही होते हैं। एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, यानी सोल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज होगा एज वी हैड एक्सेस ऑफ एसिड टू अल्कली, यानी जैसे एसिड हम ज़्यादा डालते जाएंगे पीएच उसका चेंज होता जाएगा। तो भाई ये इसके बारे में, यानी ये टॉपिक जो एक्सप्लेन है यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ही आपने एक्टिविटी 2.6 में यही बात सीखी है। ठीक है, तो यहाँ देखो एक्टिविटी बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आगे भी देखोगे। तो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसमें साथ ही में एक्टिविटी भी कवर कराता हूँ। कैसा नहीं कि थ्योरी अलग पढ़ाए फिर एक्टिविटी अलग, एक साथ ही सारा चीज़ आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो देखो बेसिकली यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमने एक पावरफुल अल्कली लिया है, यहाँ पर देख सकते हो 14 इसका पीएच है, यानी एसिड और अल्कली की जगह हम बेस लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी बेस ही होते हैं। तो एसिड और बेस की बात हो रही है और हमारा ये सॉल्ट और वाटर बनना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम बात कर लेते हैं। मान लो हमने 0 यूनिट एसिड लिया है और 100 यूनिट हमने बेस लिया है। अब रिएक्शन कराने के लिए हमें एसिड डालना पड़ेगा, तो मान लो हमने 10 यूनिट एसिड डाल दिया, बेस हमारा वही 100 यूनिट्स है। अब एसिड और बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है। भाई एसिड हमारे पास 10 यूनिट है और बेस का भी 10 यूनिट मिलके सॉल्ट बना देगा, यानी 10 यूनिट आपकी सॉल्ट बन जाएगी और वाटर बन जाएगा। लेकिन जो 90 यूनिट बेस है वो भी बचा हुआ है, यानी बेस, यानी सॉल्ट और बेस यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो मान लो ये हमारा बी पॉइंट था। फिर एक टाइम आएगा जब एसिड हमारा बेस से ज़्यादा हो जाएगा। मान लो हमने 110 यूनिट एसिड डाला है और ये हमारा 100 यूनिट बेस है, तो दोनों का 100 मिल के सॉल्ट तो बना लेगा 100 यूनिट। ठीक है, लेकिन साथ में एसिड का जो 10 यूनिट, क्योंकि 110 था, एक्स्ट्रा 10 यूनिट बच जाएगा। यानी जब एसिड हमारा ज़्यादा हो जाएगा उस केस में सॉल्ट बनेगी और साथ ही साथ में एसिड भी बनेगा। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है ये हम देखते हैं। विच लेटर डिनोट द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो एसिड और सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से नीचे होता है, यानी एसिड प्रेजेंट होगा तो पीएच हमारा 7 से नीचे होगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। और सॉल्ट बनेगी, सॉल्ट कैसे बनेगी वो भी मैंने बता दिया।
कि जितना बेस होगा उतना एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना देगी और बाकी जो एक्स्ट्रा वाला एसिड है वो रह जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी ए बी सी तो क्या है, बेसिक है, यहाँ पर सॉल्ट के साथ साथ बेस भी प्रेजेंट है। 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो रिएक्शन है आयरन की कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ जो दिया है CuSO4 प्लस Fe क्या बनाएगा, Cu प्लस FeSO4। यहाँ हमसे पूछ रहा है जो नीचे टेबल दिया हुआ है कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो चीज़ें हमें पता करनी है कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये नहीं पूछा कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो भाई ऑक्सीडाइज कौन होगा, सीधी सी बात है। ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन क्या है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। तो किस में ऐड हो रहा है, देखो भाई आयरन के देखो यहाँ अकेले ऑक्सीजन है, इसके पास नहीं है। रिएक्टेंट साइन देखो, रिएक्शन के बाद इसके साथ क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गए। ठीक है, FeSO4। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का हुआ। ठीक है, इतनी बात पक्की हो गई। यानी इस हिसाब से तो सी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आयरन हो रहा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, जो रिडक्शन कराता है, जिसकी वजह से रिडक्शन हुआ। अब पहले रिडक्शन तो समझ लें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। तो जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है हम कहेंगे वो रिड्यूस हो गया। अब जिसने इसका ऑक्सीजन छीना होगा, जिसने इससे रिमूव कराया होगा, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। किसके पास ऑक्सीजन था, ये देखो कॉपर सल्फेट के पास ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन आयरन ने छीन लिया। यानी आयरन की वजह से ये कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो पाया क्योंकि आयरन ने इसका ऑक्सीजन ले लिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, आयरन हो गया, Fe हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब कह रहे जो केमिकल रिएक्शन है कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो भाई हमारा कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CuO बनाता है। तो देख रहे हो दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बनना है, किस में बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस क्या है। पेरेंट एसिड बेस क्या होता है, जिनकी वजह से वो कंपाउंड बना है। ठीक है, यानी आपका एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, आपकी सॉल्ट है। यानी कोई एसिड रहा होगा, कोई बेस रहा होगा जिसको मिलाकर सॉल्ट बनी है, तो वही उसके पेरेंट होंगे। यानी जिन एसिड और बेस के मिलने से वो बना है। ठीक है, तो वो कौन से एसिड और कौन से बेस होंगे, तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा। एसिड हमें H2CO3 लेना पड़ेगा और बेस हमें CaOH लेना पड़ेगा। इनका रिएक्शन होगा तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि पेरेंट एसिड पेरेंट बेस कौन सा है, तो दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो भी बात कर लेते हैं। देखो आपने ये रिएक्शन तो आपके साफ साफ बुक में लिखी है, आपने पढ़ा ही होगा कि जो आपका लाइम वाटर है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है और वाटर भी बनाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका पेरेंट बेस होगा, तो यहाँ से भी आप भी ऑप्शन लगा सकते थे। एक और तरीका है जुगाड़ वाले लोगों के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसको कर सकते थे कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, CaCO3 होता है ना। तो कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, यानी उस एसिड या बेस के अंदर कार्बन होना चाहिए। तो ये बताओ, ए वाले में एसिड में HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। NaOH में भी कार्बन नहीं है। H2CO3 में यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देख लो, यहाँ पर भी कार्बन नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं कार्बन है, यहाँ भी नहीं कार्बन है। तो कार्बन सिर्फ बी वाले में है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनना है, कार्बन उसके अंदर है। तो भाई एसिड या बेस किसी में से तो कार्बन होना चाहिए। तो ये है जुगाड़ लगाने वालों के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो। तो तीनों तरीके मैंने बता दिए कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब 9th क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डाइल्यूटिंग अ कंसंट्रेटेड एसिड। यानी एसिड और वाटर को जो हम मिक्स करते हैं ना, उस समय हीट रिलीज होती है, तो अपने आप को कैसे बचाओगे। यानी सही तरीका क्या है एसिड और वाटर को मिक्स करने का। तो होता यह है कि आपको पहले वाटर लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर लेना पड़ता है और इस वाटर के अंदर आपको एसिड डालना पड़ता है और साथ ही साथ में आपको चलाते रहना है। ठीक है, स्टीयरिंग उसकी करनी है ताकि वो एसिड वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि होता क्या है, जब एसिड वाटर के अंदर जाता है तो उसके हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, उसके बॉन्ड टूटती है। जैसे HCl हमने डाला तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा H+ और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा।
तो वाटर के अंदर जब ये जाएगा तो वाटर ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा कर दोगे, जैसे आपने एसिड लिया और उसके अंदर वाटर डाला, तो क्या होगा, सारे ही एसिड जो होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर की तरफ भागेंगे ताकि उसकी बॉन्ड टूट जाए और वो आयंस फॉर्म कर ले। तो इस केस में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, जो कि आपके मतलब अगर चेहरे पे पड़ सकती है और आपको हार्म पहुंचा सकती है। तो सही तरीका ये है कि आप पानी ले लो, उसी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालो चलाते हुए साथ में, ठीक है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर। एसिड डालेंगे हम वाटर में विद कांस्टेंट स्टिरिंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 9th वाला है, क्यों इंपॉर्टेंट है बैलेंस करना है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो कि अनबैलेंस होती है, बैलेंस नहीं होती। तो बैलेंस हम क्यों करते हैं, कौन सा यहाँ पर लॉ वेरीफाई हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी हम ये बात करते हैं ना कि रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है उनके जो एटम्स हैं वो, और प्रोडक्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम, ये बराबर होने चाहिए। यानी दोनों एटम्स बराबर होंगे, यानी एटम्स, हर एटम का अपना एक जो मास है वो फिक्स होगा। तो एटम फिक्स तो मास फिक्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात होती है इसमें। सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो सेक्शन ए में इतना ही केमिस्ट्री क्वेश्चन थे। अब सेक्शन बी की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके अंदर 24 क्वेश्चन हैं, यानी सीरियल नंबर 25 से 48 तक 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, पहले 20 क्वेश्चन आपको जो है वही इवेलुएट होंगे, अगर 20 से ज़्यादा करोगे उस केस में। बाकी कोई से भी, कहीं से भी आप इन 24 में से 20 कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो लाइम स्टोन है, उसे जब हम हीट करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया, तो एक्स नाम की कोई चीज़ बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर जो एक्स नाम की चीज़ है इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, ये दूसरा स्टेप होगा हमारा, तो स्लेक्ड लाइम बनेगा। तो लाइम स्टोन हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। इसे जब हम हीट करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी क्विक लाइम है, इसमें हम पानी मिलाते हैं तो हमारा स्लेक्ड लाइम बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो हमसे बेसिकली इसमें पूछा क्या है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। स्टेप 1 में कौन सी रिएक्शन हो रही है और स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन हो रही है, यानी बात हो रही है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से रिलेटेड। तो पहली बात तो भाई लाइम स्टोन, किसी चीज़ को हीट करोगे यानी उसके अंदर हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीट जब हम सप्लाई करते हैं तो वो एंडोथर्मिक होता है, यानी हीट इन हो रही है, अंदर जा रही है। तो स्टेप 1 क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो ए और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बी सी में से हमको देखना है कि कौन सा सही होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और हमारा बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो ये रिएक्शन आपको दी हुई है। इसमें क्या होता है, जब हम पानी मिलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, यानी हीट एग्जिट होती है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कौन सा होगा, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि कैल्शियम यानी लाइम स्टोन को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका दूसरा तरीका भी है पता करने का। वो ये कि आप क्या मिलाओ वाटर में जो आपको स्लेक्ड लाइम दे दे। तो स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए किस चीज़ में पानी मिलाते हैं, ये रिएक्शन तो आपको पढ़ी होनी चाहिए। तो आप कहोगे क्विक लाइम, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि क्विक लाइम की बात हो रही है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की बात हो रही है। या सिंपली ऐसे समझ सकते हो, स्लेक्ड लाइम आपने देखा तो आप समझ जाओगे स्लेक्ड लाइम जब बनता है तो कैसे बनता है, पानी मिलाया जाता है, तो उस केस में हीट रिलीज होती है, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके से इसे समझा जा सकता है। 26 क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हाईएस्ट। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा किस ईयर में है। यहाँ देखो आपको pH वैल्यू दी है, ठीक है, आपको pH वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बेसिकली ईयर्स दिए हुए हैं। तो हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा कब होंगे, जो एसिड ज़्यादा जितना पावरफुल होगा उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका pH की वैल्यू जितनी कम होगी, सीधी सी बात है, जिस एसिड का pH जितना कम होगा वो ज़्यादा उतना ही एसिडिक होगा और उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो हमें बेसिकली ये पता करना है कि pH जो है सबसे कम कहाँ पर है। तो यहाँ इस रीजन में दिख रहा है, आई थिंक 2002, ये वाला होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम है जो शो कर रहा है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। तो मेटल और एसिड के बीच की रिएक्शन यहाँ पर शो की जा रही है। ठीक है, अलग अलग मेटल्स लिए गए हैं, जैसे जिंक और HCl है और Mg है, और साथ में ये आयरन है, कॉपर है। ठीक है, इनका HCl के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द बिहेवियर ऑफ Mg इन द टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में हमने Mg लिया है, यानी मैग्नीशियम लिया है, और मैग्नीशियम का अलग बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का
अलग बिहेवियर क्या होता है, मतलब क्या चीज़ अलग हो रही है इसमें। तो ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई है। जैसे एक बात ये समझ लो कि जो बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट में। जैसे कुछ मेटल ऐसे होंगे जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो स्टीम फॉर्म में ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है। तो मैग्नीशियम की बात करें तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में जनरेट होती है, और जो आपका मैग्नीशियम है उसकी सरफेस पे ऐसे चिपक जाती हैं। जब सरफेस पे ये बबल्स चिपक जाएंगे, क्योंकि इसमें एयर है तो एयर ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, तो बबल्स यहाँ इससे चिपक जाएंगे, तो इस मैग्नीशियम को ऊपर की तरफ रखेंगे। तो बेसिकली आपका क्या होगा, मैग्नीशियम फ्लोट करने लगेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, लाइटर एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं है। और बाकी देखो सी और डी तो ऐसे गलत हो गया, कह रहा नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये होगा नहीं। तो बी में हाइड्रोजन है, यही सही होगा। ठीक है, और साथ में ये भी लिखा है कि हाइड्रोजन गैस हेल्प करेगी उसे फ्लोट करने में, यानी तैरने में मदद करेगी। ठीक है, अब 28th क्वेश्चन है। यहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है 4 सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट दिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी है सॉलिड स्टेट में और लिक्विड या एक्वस स्टेट में। हमसे बात हो रही है आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द अबव गिवन सब्सटेंस। आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो भाई हमको जो प्रॉपर्टीज़ दी है उसके बारे में बात कर लेंगे। एक तो मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, लेकिन सिर्फ लिक्विड या मॉल्टेन स्टेट में। ठीक है, या एक्वा स्टेट भी कह सकते हो, यानी जब वो लिक्विड फॉर्म में होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेंगे। अब चेक कर लो किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। पहले देखो हाई वाले में बात कर लें तो बी का, सी का, डी का हाई है, और सॉलिड में कंडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात इसमें सही है कि पुअर कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में, लेकिन गुड कंडक्टर होते हैं लिक्विड स्टेट में। तो ये बात सही है, ये बात भी सही है। यहाँ पुअर लिखा है, ऐसा नहीं है, लिक्विड फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो कौन सी बात तीनों केस में सही हो रही है हमारी, एक तो बी हो रही है और सी हो रही है। ठीक है भाई, ए वाला तो पहले ही यही गलत हो गया था। तो बी और सी कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी वाला ऑप्शन। 29th वाला क्वेश्चन है। विनय ने ऑब्जर्व किया स्टेन ऑफ करी, यानी जो कढ़ी का दाग वगैरह धब्बे हैं वो उसने देखा अपनी वाइट शर्ट पे। वो क्या हो जा रही है, बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, यानी साबुन उस पर हम रगड़ते हैं तो जो वाइट शर्ट पे कढ़ी लगी थी उसका दाग जो था ना, कढ़ी आपकी क्या येलो कलर की होती है, तो वो रेडिश ब्राउन हो गया वो दाग जो पहले येलो था, लेकिन फिर से वो येलो हो जाता है जब उस टी शर्ट को अच्छे से पानी से वो वॉश करता है। इस ऑब्जर्वेशन के पीछे रीज़न क्या होगा। तो सोप के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो सोप क्या होता है, सोप का नेचर आपका बेसिक होता है, यानी सेकेंड बात सही है। टर्मरिक की बात की जा रही है, टर्मरिक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, हाँ, विच गिव्स रेडिश टिंग, यानी लाल रंग देता है इन बेसेस। तो ये बात भी सही है कि जब बेस कांटेक्ट में ये टर्मरिक आएगा, यानी जो हल्दी है हमारी येलो कलर की होती है, वो रेडिश कलर दे देती है। तो ये थर्ड वाली बात सही है। और फोर्थ में भी यही बात लिखी, बस कह रहा है एसिड में तो नहीं, एसिड में नहीं होता, बेस के कांटेक्ट में आने में वो रेडिश ब्राउन यानी रेडिश कलर हो जाता है उसका, रेडिश ब्राउन। तो सेकेंड और थर्ड बी वाला ऑप्शन सही होगा। 30th वाला क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। तो ये सेटअप दिया है, इसमें बताना है आपको कौन से में बल्ब ग्लो होगा। ये वाली एक्टिविटी आपने की होगी, यानी एक्टिविटी आपकी 2.8, वहाँ पर ऐसे ही चीज़ें दी हुई हैं, यानी आपको ग्लूकोज का दिया हुआ था, अल्कोहल का दिया हुआ था और HCl का दिया हुआ था, H2SO4 का दिया हुआ था। तो उस केस में भी आपको यही करना था। तो वहाँ टेस्ट करने पे हमें ये पता चला था कि ग्लूकोज कंडक्ट नहीं करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा, HCl करेगा, H2SO4 करेगा, यानी बेसिकली एसिड जो होगा ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यहाँ डाइल्यूट HCl सोल्यूशन है, यानी पहली बात तो हमारी सही हो गई कि HCl कंडक्ट करेगा। बाकी आपका शुगर सोल्यूशन या ग्लूकोज बात एक ही है, ये उस एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा तो जानते होगे ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो सेकंड बात गलत हो गई। अल्कोहल का भी उस एक्टिविटी में दिया हुआ था, वहाँ भी आपने सीखा होगा कि अल्कोहल भी कंडक्ट नहीं करता। बाकी फोर्थ वाली बात करें तो लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या होता है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी इसके पास OH आयन है, यानी एक बेस है, और बेस क्या होता है, OH आयन्स रिलीज करते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो एसिड और बेसेस जब वाटर के अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो फोर्थ वाला बात भी सही है। तो पहली बात सही थी, फोर्थ बात सही है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट फोर्थ बी वाला ऑप्शन सही होगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 टू 35 आपके दो स्टेटमेंट दिए होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड की यहाँ क्वेश्चन होंगे। ए वाला ऑप्शन तब आप टिक करोगे जब ए और आर दोनों बात सही है और आर के अंदर जो बात लिखी है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बी आप तब टिक करोगे जब ए और आर सही है लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी तब टिक करोगे जब ए सही और आर गलत, डी ए गलत आर सही, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एसेशन में क्या लिखा हुआ है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। यानी अगर एकदम फ्रेश मिल्क है उसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं तो दही जमने में ज़्यादा टाइम लगता है। क्या ये बात सही है? तो पहले बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा आपका क्या होता है, ये एक सॉल्ट होता है। इसकी पीएच लगभग आपकी 9 के अराउंड होती है, 8 पॉइंट समथिंग होती है, तो 9 लगभग हम मान के चलते हैं। यानी ऐसी सॉल्ट है जो कि बेसिक नेचर की है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। बाकी हम मिल्क की बात करें तो मिल्क का पीएच कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। इसका पीएच 6 होता है। कर्ड जो हमारी दही होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, यानी ये एसिड नेचर की होती है और इसका भी एसिड 4.5 से 5.5 के बीच में होता है। यानी हम मान लेते हैं रफली इसका पीएच हमारा 5 होता है, ठीक है। तो दही जमने में क्या होता है, मिल्क जिसका पीएच 6 है वो कर्ड जिसका पीएच 5 है उसमें कन्वर्ट होगा, तो 5 to 6 होने में कुछ टाइम लगेगा। अब हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया जो कि बेसिक नेचर का था, उसका पीएच ज़्यादा था, यानी मिल्क में हम जब मिलाएंगे तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। मान लो 7.5 हो गया। अब 7.5 से 5 में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी टाइम अब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मिल्क में ये बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, ये दूध वाले मिलाते हैं ताकि ज़्यादा टाइम तक मिल्क को यूज़ किया जा सके और वो ख़राब ना होने पाए, ठीक है, वो सड़ने ना पाए। तो एसेशन हमारा सही होगा। ये तो मैंने डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन शॉर्ट में आपको ये पीएच वैल्यू नहीं पता तो इतना तो आप समझ सकते हो कि भाई बेकिंग सोडा क्या होता है। आपको सेकंड चैप्टर में स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है कि अगर एसिडिटी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो क्या दोगे, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा बेकिंग सोडा देंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। यानी मिल्क में अगर हम बेस मिला रहे हैं तो और ज़्यादा बेसिक बना दे रहे हैं। और कर्ड के बारे में इतनी चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि वो एसिड है, यानी अगर मिल्क जितना ही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा उसे एसिड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ये बात हो गई। रीज़न में क्या लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क बिलो 6। बेकिंग सोडा तो यार बेसिक होता है, वो पीएच की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो रीज़न वाली बात गलत है। तो कौन सा चूज करोगे, ए सही आर गलत, तो सी वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, इसका सी होगा। अब 32 वाला क्वेश्चन है। एसर्शन में क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ना भाई, एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है। जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है तो हमारा एक्सो होता है। तो भाई एसर्शन गलत है। एक बात वैसे भी आप जनरली समझ लो कि जब कोई चीज़ बननी होती है, कोई चीज़ फॉर्म होती है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, यानी वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। और जब किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, टूटती है, मान लो जैसे कोई मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है, तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल को बनने में एनर्जी लगी थी। अब जब टूटेगा तो वही एनर्जी निकलेगी, तो उस केस में ब्रेकडाउन के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेजिटेबल मैटर के वो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, यानी ये एक्सोथर्मिक होगा। तो असर्शन गलत। रीजन की बात कर लें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिमिलर प्रोडक्ट। हाँ, तो डिकम्पोजिशन में यही होता है कि एक रिएक्टेंट होता है, उसी का ब्रेकडाउन होता है अलग अलग प्रोडक्ट में, जो कि और उससे ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा ही होगा आपने। तो हमारा रीज़न सही है, असर्शन गलत, रीज़न सही, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब 35 क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको टेबल यहाँ दिया हुआ है जहाँ पर रिएक्शन हो रही है। कुछ एलिमेंट्स हैं आपके, एलिमेंट ए बी सी डी दिए हुए हैं, वो एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। भाई आपने सिंपल पढ़ा होगा कि मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये बात हो गई। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ हम देखते हैं, कौन से एलिमेंट है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो कौन से एलिमेंट होंगे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, यानी उन्हें एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट होना पड़ेगा। तो इसका बी वाला, ये बी वाला होगा, बी भी है और डी भी है, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। बी और डी किस में है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो ये भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ यार दो ऑप्शन मैच कर रहा है, ये दोनों सेम दे दिया। देखो बी वाले में भी वही दे दिया है और डी वाला भी ऑप्शन वही है, ठीक है। तो
तो यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट वगैरह हो गया है। यहाँ भी देखो बी और डी है, बी और डी है, ठीक है। तो बेसिकली बी एंड डी ऑप्शन आपका सही है। 48 वाला क्वेश्चन है, अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी केबल बनाने वाली जो इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह बनाती है, ठीक है, वो कुछ एलिमेंट को टेस्ट कर रही है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो भाई इलेक्ट्रिकल केबल बनाने के लिए जो मटेरियल आप चूज़ करोगे, जो एलिमेंट चूज़ करोगे, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो बेसिकली आप मैलिबिलिटी चेक करोगे, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे हमें केबल बनाना है, ठीक है, तो केबल क्या होता है, वायर होता है, यानी वो जो मटेरियल हम ले रहे हैं, जो एलिमेंट ले रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जो वायर में कन्वर्ट हो सके। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे वायर में कन्वर्ट हो सकता है सब्सटेंस, वो आपकी डक्टिलिटी होती है। इसी की वजह से कोई सब्सटेंस थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो केबल बनाना है यानी वायर तो बनाना है, ये तो होना ही चाहिए। और मेलिबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट कर सकें, तो मेलिबिलिटी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ज़रूरी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए ना उससे, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। और मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हुआ, जैसा कि आप पढ़े होगे या पढ़ोगे कि जो करंट फ्लो होता है ना, तो उससे हीट जनरेट होती है। कभी कभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से, यानी ज़्यादा करंट फ्लो होने की वजह से कोई चीज़ जल जाती है, ठीक है, हाई वोल्टेज आ गया तो जल जाती है ना, तो हीट रिलीज होती है। तो यानी उस वायर का, उस केबल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए। तो ये 3 चीज़ चेक कर लो। डब्ल्यू वाले में बात कर लेते हैं हम। हमसे पूछा क्या, ये हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वर डिस्कार्डेड फॉर द यूजेज बाय द कंपनी, यानी कौन से एलिमेंट का ग्रुप है जिसे कंपनी ने डिस्कार्ड कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया कि भाई इससे तो हम केबल नहीं बना सकते। तो किससे बना सकते हैं हम देख सकते हैं। तो देखो डब्ल्यू वाले में डक्टिलिटी है, ये बात सही है, अच्छी बात है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें है, मेल्टिंग पॉइंट है, यानी डब्ल्यू तो हम इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। बाकी एक्स देखो डक्टिलिटी नहीं है यानी वायर बना नहीं सकते भैया, तो फिर कैसे तार बनेगा, इसमें भी नहीं, तो यही खेल खत्म हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। जेड वाले में देखो डक्टिलिटी तो है लेकिन कंडक्टिविटी नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो तार बनाने का क्या फ़ायदा। तो यानी एक्स वाई जेड को हम नहीं चूज़ करेंगे, इसे हटा देगा। तो एक्स वाई जेड, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। वैसे भी आप देख सकते थे यार, देखो ऑप्शन से ही समझ में आएगा कि डब्ल्यू तो चूज़ करेंगे ना, लेकिन ए वाले में कह रहा है कि डब्ल्यू को भी हटा देंगे, और सी में भी यही कह रहा है, डी में भी यही कह रहा है कि डब्ल्यू को हटा देंगे। डब्ल्यू को तो होना चाहिए, डब्ल्यू को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से भी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चन दिए होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने अपने वाले सैम्पल पेपर में भी इसी तरह से सेट किया था, और बायोलॉजी की केस स्टडी तो मेरे वाले सैम्पल पेपर से मैच कर गई। जो लोग किए होंगे वाली वीडियो मेरी देखे होंगे वो समझ रहे होंगे कि बिल्कुल सेम है, और क्वेश्चन भी यहाँ तक कि 3 क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है। तो उससे तो चलिए बायोलॉजी वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको 12 क्वेश्चन है, कोई से भी आपको 10 करने हैं, ठीक है। यहाँ भी यही कंडीशन है, पहले जो आपने 10 अटैम्प्ट किए होंगे वही इवेलुएट होंगे, इन केस अगर आप 10 से ज़्यादा करते हो तब, ठीक है, वरना जो से भी 10 किए होंगे वही चूज़ होंगे। तो होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ हमको केस स्टडी दी हुई है, सॉल्ट की कहानी है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021 को ये छपी थी। द सॉल्ट पैन इन मराकनम। सॉल्ट पैन क्या होता है, जैसे ज़मीन में सॉल्ट या और भी मिनरल्स वो जम जाते हैं, यानी एक लेयर सी बन जाती है उसके ऊपर। ये समुंदर किनारे जनरली होता है, जैसे समुंदर की लहरें आई पानी की, वहाँ पड़ी, और पानी जो वहाँ था जमा था वो इवेपरेट हो गया, तो पानी के अंदर सॉल्ट होती है, वो सॉल्ट रह गई, तो वही सॉल्ट पैन होता है। खैर हमको इतना इसमें नहीं देखना। तो सॉल्ट पैन जो मराकनम में है, तो ये क्या है, एक पोर्ट टाउन है, यानी समुंदर के किनारे जहाँ शिप वगैरह आती जाती हैं, पोर्ट जो होता है वो एक टाउन है। चेन्नई से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। ये तमिलनाडु का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का। वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करना है, ये एक लेबोरियस प्रोसेस है, यानी बहुत मेहनत का काम है। और जो सॉल्ट ऑब्टेन होती है उसे रॉ मटेरियल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड। सीधी सी बात है यार, देखो इसमें सॉल्ट बनेगी, एक तो सॉल्ट आपकी NaCl बने, कई तरीके की सॉल्ट बनेगी, तो NaCl में सोडियम है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है उसको बनाने के लिए हम NaCl का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका एक कंपाउंड है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है, ये रिएक्शन आपके बुक में दी हुई है, मैं बता देता हूँ। आपका NaCl इसको लेंगे, और हम वाटर लेंगे H2O लेंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2, और हम NH3 अमोनिया लेंगे। इसको मिलाने के बाद, इसका रिएक्शन होने के बाद हमारा क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, और इसी के साथ साथ हमारा NaHCO3 बनेगा। ये NaHCO3 क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है।
ये बनेगा। ये रिएक्शन तो मैंने ऐसे ही बता दी कि एक्स्ट्रा चीज़ें आप सीख लो, आपके बुक में दी है, वैसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सोडियम, देखो NaCl का इस्तेमाल कर रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में। इसके यूजर्स भी दिए हुए हैं। ये बेकिंग में यूज़ होता है क्योंकि इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। और ये एक एंटी एसिड है, यानी एसिड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। और इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशिंग में भी ये यूज़ होता है। यहाँ पर टेबल शो कर रहा है कि मास ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑब्टेन 1 लीटर, यानी 1 लीटर हम समुद्र का पानी लेंगे, उसको इवेपरेट कराएंगे, यानी पानी जब भाप बन के उड़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें उसमें मिलेंगी, बहुत तरीके के सॉलिड ऑब्टेन होंगे। एक तो आपका सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट है, देख रहे हो 28 ग्राम्स। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। और इधर आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है उनका, और ये आपको दिया हुआ है कि 1 लीटर सी वाटर में कितने ग्राम ये चीज़ें बनेंगी। तो टोटल जो है, जो सॉलिड बनेगा वो 45 ग्राम बनेगा, यानी 1 लीटर समुद्र का पानी लिया, इवेपरेट कराया, तो 45 ग्राम सॉलिड होंगे। और कितना कितना क्या होगा वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारा। यहाँ ही पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड है जो टेबल में दिया हुआ है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपकी बुक में जो टॉपिक दिया है 2.1.3 कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो वहाँ आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि आपका जो मेटल कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट बने CO3, ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। तो मेटल कार्बोनेट इसमें कौन सा है? यही हमारा सी वाला है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक मेटल कार्बोनेट है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नहीं तो वही पुराना वाला जुगाड़ वाला तरीका जो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, यानी किस में कार्बन है यही देख लो, तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा, इसी में कार्बन प्रेजेंट है। तो इस तरह से भी कर सकते हो। बाकी 50 वाला क्वेश्चन है कि कितना ग्राम है मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट रहती है 135 ग्राम सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो अभी टेबल में मैंने दिखाया था कि 1 लीटर पानी में 45 ग्राम सॉलिड आपको मिलेगा। तो कह रहा अगर 135 ग्राम सॉलिड मिलेगा तो उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट कितना होगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट कितना है ये हम देख लेते हैं। ये रहा मैग्नीशियम सल्फेट हमारा। तो कह रहा है 45 ग्राम में 6 ग्राम आपका मैग्नीशियम सल्फेट होगा, ठीक है। इतनी बात तो हो गई हमारी। कहने का मतलब ये है कि 45 में जब 6 ग्राम है तो 135 में कितना होगा? 6/145 इंटू 135। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 3 होता है, 6 3 18। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसका सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ कि 52 वाला क्वेश्चन है पीएच ऑफ द एसिड यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट आपकी कैसे बनती है? NaCl कैसे बनती है? हम HCl लेते हैं और NaOH लेते हैं, एसिड और बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बनती है NaCl, और हमारा साथ में वाटर बनता है। तो एसिड कौन सा लेते हैं? HCl लेते हैं। ये दोनों क्या हैं? पेरेंट एसिड और बेसिस हैं। HCl NaCl का पेरेंट एसिड है और NaOH पेरेंट बेस है, ठीक है। तो HCl का pH क्या होता है? ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1 2 3। बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हो यार कि एसिड की बात हो रही है तो 8 to 10, 7 से ऊपर हो गया तो एसिड तो रहेगा नहीं, तो सी डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। बाकी बी भी एकदम बॉर्डर लाइन पे ही है, न्यूट्रल के आसपास है, लेकिन हमसे एसिड की बात की जा रही ना, तो उस हिसाब से भी ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के वो हमारे डिस्कस हो गए। इसी तरीके से बायोलॉजी के और फिर फिजिक्स के आ जाएंगे। तो इस वीडियो के एंड में ही आपको नेक्स्ट वीडियो करके लिखा होगा, उसके ऊपर वीडियो का आइकन बना होगा, वहाँ क्लिक करोगे तो अगली वीडियो जैसे ही आ जाएगी बायोलॉजी वाली, उसका लिंक हो जाएगा। बाकी सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट का आइकन ऐसे बना होगा लास्ट में ही वीडियो में, उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ जितने भी क्लास 10 के सैम्पल पेपर आते जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, वो अपलोड हो जाएंगे। बाकी सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके साथ कमेंट में भी पिन कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको थ्योरी वाले लेक्चर्स देखने हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कोई सा भी वीडियो आपको देखनी है, सर्च करनी है, तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। बाकी आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर लो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे और ऑल पे क्लिक कर दोगे, 3 चीज़ है, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू।